मेरा नाम रिया है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरी ससुराल में जॉइंट फैमिली थी और हम सब लोग साथ मिलकर रहा करते थे। मेरी बेटी को अपने चाचा से इतना प्यार था कि वह अपने चाचा के हाथ से ही रात का खाना खाया करती थी। अगर मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो वह रोने लगती थी। चाचा भतीजी में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब मैं अपने देवर के रिश्ते की बात करती थी तो मेरी बेटी कोई न कोई कमी निकाल कर इनकार कर दिया करती थी। एक दिन मैं अंधेरा करके अपनी बेटी के कमरे में देवर के कपड़े पहनकर चली गई। अभी मुझे उसके कमरे में आए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बेटी ने आते ही ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। माता पिता अक्सर अनजान रहते हैं कि बच्चे उनसे ऐसा काम करने लगते हैं कि जिनके बारे में माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होता है। मेरा पति मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटी दी थी और मेरी ससुराल में मेरा देवर भी था जो मेरे पति से उम्र में छोटा था। एक औलाद होने के बाद मुझे दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और मेरे पति शादी के 5 साल बाद ही मुझे छोड़ दिया। मेरे पति सिर्फ 2 भाई थे। मेरा देवर अतुल, जिसने हमेशा मुझे अपनी माँ के समान समझा था क्योंकि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। शादी के बाद मैं अपने देवर की बहुत इज्जत और उसका ख्याल रखा था। हम पहले गांव में रहा करते थे। वहाँ के पड़ोस के लोग हमें बहुत ज़्यादा तंग करते थे। हम गरीब लोग थे, इसलिए अपने मोहल्ले को छोड़कर ऐसे जा भी नहीं सकते थे। मैं अकेली औरत थी, इसी वजह से लोगों ने मुझे किसी तरह के ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बल्कि एक बार तो मेरे पड़ोस में रहने वाली रमा भाभी ने एक बार मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मेरा उनके पति के साथ में अफेयर चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से अपनी पड़ोसन को बहुत बुरी लगती थी। मेरे आसपास के जितने भी घर थे, सभी घरों में मेरी तारीफ़ की जाती थी। रमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वह मुझे लोगों के नज़रों में गिराने में कोई न कोई बहाने ढूंढती रहती थी। उस टाइम मेरी बेटी थी और मेरा पति नहीं था। इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती थी। वह मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती थी। उसको गांव के लोग सच समझ लिया करते थे और मुझे कैरेक्टरलेस कहते थे। बात मेरी बेटी के नाम तक भी आने लगी थी कि यह ऐसी है तो बड़े होकर इसकी बेटी कैसी होगी। मेरे गांव के लोगों का कहना था कि वह मेरी शादी गांव के किसी गरीब मर्द के साथ करा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और दूसरा मर्द जो मेरी बेटी को स्वीकार न कर सके, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। मुझे अब अपनी बेटी की परवरिश की चिंता लगी रहती थी। यह परेशानी मेरे पति के जाने के बाद ही हुई थी। रमा ने मुझे इस कदर तंग कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी शादी मेरे देवर के साथ भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मेरा देवर बहुत समझदार और अच्छा इंसान था और मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस गांव में रमा की वजह से मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी और इस गांव में रहते हुए कभी भी मैं खुशहाल नहीं रह सकती थी। एक दिन तो बात बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई थी। रमा ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया था कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलने के लिए बुलाती हूँ। मेरे देवर को जब यह बात पता चली तो वह कहने लगा, भाभी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हम यह घर छोड़कर कहीं चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों की ज़्यादा ही बदनामी हो गई है और फिर हमें नेहा का भी तो ख्याल रखना है। वह लड़की है और मैं ही नहीं चाहता कि हमारी नेहा को अभी से ही बुरा कहे और उसको बचपन से ही बदनामी मिलती रहे। रमा बहुत बुरी औरत है, उसने आपकी पूरे गांव में बदनामी करवा दी है। अब हमारा यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। मैं अतुल से कहा, लेकिन यह हमारा अपना घर है, इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं।
अतुल ने कहा कि भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी इज्जत से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत होकर नहीं रह सकते। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, मैं अपनी भतीजी और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए अब दुनिया में आप दोनों ही रह गए हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा यहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया है। हर कोई आपको गंदी नज़र से देखता है, तो हर कोई मुझे भी किसी न किसी बात पर बेइज्जत करता रहता है। आखिर हम ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजार सकते हैं। रमा ने यहाँ तक भी कहा था कि इस घर में रहते हुए मैं कम उम्र के देवर पर भी नज़र रखती हूँ और गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर से ही मेरे पति हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी और मेरा पति मुझे शहर से भगाकर अपने इस गांव में लेकर आ गया था। मेरी खूबसूरती और मेरी लव मैरिज ने मुझे बेइज्जत और बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि शादी करके के बाद जब मैं अपने पति के घर आ जाऊंगी तो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर तो मेरा सुकून ही ख़त्म होने वाला है। रमा जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में एक विलन का रोल निभाएंगे। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और 4 साल की बेटी पर बहुत सख्ती करने लगी थी, लेकिन अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और मेरा देवर भी 35 साल का हो गया है। हम लोग रात के अंधेरे में वह गांव छोड़कर शहर आ गए थे। मेरा मायका शहर का ही था। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मेरा पति शहर में काम करने के लिए आता था और तभी मेरा उससे अफेयर चल गया था और मैं अच्छी तरह से इस बात को जानती थी कि मेरे माता पिता कभी भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी गांव के गंवार के साथ नहीं करेंगे। मुझे अपनी पति से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि मैं कभी उनके पढ़े लिखे ना होने की कोई मतलब नहीं समझा था, क्योंकि वह मुझे बहुत खुश रखते थे। इसलिए मैं उनसे प्यार में अंधी होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर गांव आकर बस गई थी। क्योंकि मेरे पति के माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए मेरी शादी के बाद ससुराल में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा देवर 9 साल का था और अब हम लोग जब शहर आए तो हमने बहुत ही सारी परेशानियों का सामना किया। मेरे देवर ने एक मकान किराए पर ले लिया। मैंने अपने जेवर भी बेच दिए थे जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिए थे। बस इसी तरह से हमने अपना गुजारा किया। धीरे धीरे मेरे देवर को शहर में अच्छा काम मिल गया और हमारे हालात बेहतर होते गए। अब मेरी बेटी जवान हो गई है। हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। मेरी बेटी को बहुत अच्छी सिलाई आती है और उसने घर में ही टेलरिंग खोला हुआ है और मेरा देवर लोगों के घरों में पेंट करता है। हम लोग बहुत सिंपल से लोग हैं और हमारा गुजारा शहर आने के बाद आराम से हो रहा था। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरी तबीयत खराब हो आई थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करती थी। मेरे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसने मेरी बेटी को भी बहुत प्यार दिया था। बचपन से ही मेरी बेटी ने अपने चाचा के सिवा किसी और को नहीं देखा था। जब मैं चाचा भतीजी की मोहब्बत को देखती तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता था। शहर आ जाने के बाद मैं आज पड़ोसियों से ज़्यादा मेल मिलाव नहीं रखा था और ना ही मैं अपनी बेटी को बाहर ज़्यादा जाने देती थी। वह सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही बाहर निकलती थी या किसी ज़रूरी काम के लिए, वरना घर में ही लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आती थी। मेरे देवर की हाइट हेल्थ इतनी अच्छी थी कि उतनी उम्र हो जाने के बाद भी वह जवान ही लगता था। मैं जब भी अतुल की शादी की बात करने के लिए कहती तो वह अपनी शादी से इनकार कर दिया करता था कि पहले मैं नेहा की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी करूंगा। मैं उसे कहती, अतुल तब तक तो तुम्हारी उम्र बहुत हो जाएगी, लेकिन वह कहता, मुझे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है,
हमेशा अपने देवर की तरफ से बेफिक्र रहती थी। वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, बल्कि मेरी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। मेरे देवर ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन शहर आने के बाद उसने अपनी कमाई से बेटी को पढ़ाया लिखाया था। और उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपने चाचा को ट्यूशन दी, जिसकी वजह से मेरा देवर पढ़ना लिखना जान गया। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा था। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से बस जिद करती थी कि वह खाना खाएगी तो अपने चाचा के हाथ से ही खाएगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारे चाचा सो गए हैं, सुबह उनका काम पर जाना भी होता है, इसलिए वह जल्दी नहीं उठ सकते। तुम खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि चाचा को ही बुलाओ, मैं अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, क्या बदतमीजी है। इतनी देर में मेरी कड़क आवाज़ सुनकर मेरा देवर भी नेहा के कमरे में आ गया था। शायद मेरी कड़क आवाज़ से उसको जगा दिया था। उसका कहना था कि भाभी, आप क्यों शोर कर रही हो। मैंने उसको बताया कि यह जिद कर रही है कि इसको तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है। मेरी यह बात सुनकर अतुल हंसने लगा और कहने लगा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं नेहा को अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ। नेहा ने अतुल के हाथ से खाना खा लिया और अतुल नेहा के कमरे में ही लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। 11 बज चुके थे। मैंने कहा, खाना खिलाते खिलाते तुमने पूरा 1 घंटा लगा दिया। सुबह तुम जल्दी भी उठते हो, इस तरह से इतनी रात तक जागोगे तो फिर कैसे सुबह को आँख खुलेगी। मैंने अतुल से कहा, बातें करने में टाइम खराब मत किया करो, चलो जाकर सो जाओ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अचानक नेहा को क्या जिद लग गई है कि उसको अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाना है। फिलहाल यह बात कई दिनों तक इसी तरह से चलती रही, लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। अब नेहा रोज़ यही करने लगती थी कि अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाया करती थी और अतुल उसको खाना खिलाने के बहाने 2 या 3 घंटे पहले उसके कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगा कि शायद वह दोनों आपस में टीवी देखते होंगे, जिसकी वजह से बिजी हो जाते होंगे। लेकिन जब मैं एक दिन जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कमरे में बस बैठे दोनों बातें ही कर रहे थे। एक दिन तो 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था और मुझे गुस्सा आ गया था कि यह भी कोई टाइम है बातें करने का। आखिर रात के 2 बजे तक इतनी बातें कौन करता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाने की कोशिश की, मैं हैरान रह गई थी कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खुलते खुलते 10 मिनट लग गए थे। मैंने कहा, यह दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था और फिर इतनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, क्या दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगती है। तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो। अतुल ने कहा, भाभी, दरवाज़ा शायद गलती से बंद हो गया होगा, हम लोग टीवी देख रहे थे, इस वजह से हमें आवाज़ नहीं आ सकी। मैंने कहा, तुम लोग रात के 3 बजे टीवी देख रहे हो, यह भी कोई टाइम है टीवी देखने का। और तो और तुम लोग जिस घर में नहीं रहते हो ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हो या ऑटोमेटिक दरवाज़ा नहीं है जहाँ पर कुंडी खुद के खुद लग जाएगी। मैं अपने देवर से कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा दोनों ऐसी हरकत ना करना। मैं अपनी बेटी को भी डांट लगाई थी। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वह किसी गलत काम में पड़ जाए और इसलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी, जबकि मेरी शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी। मैंने एक रिश्ते वाले से कहा हुआ था, वह मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आई थी और लड़के की माँ को भी साथ लेकर आई थी। लड़के की माँ ने मेरी बेटी को देखा और 2-3 सवाल किए। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया। मेरा देवर काम पर गया हुआ था, लेकिन न जाने वह काम छोड़कर कैसे घर पर आ गया था और उसने घर आते ही लड़के वालों से बदतमीजी शुरू कर दी और उन लोगों से कहने लगा कि यह लड़की बिल्कुल सही नहीं है और कहने लगा कि यह लड़की हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है,
अभी कुछ दिनों पहले ही अपने कॉलेज में अपनी टीचर का सर फोड़कर आ गई है। आप यकीन नहीं करोगे तो भाभी जी, हमारे घर तो पुलिस भी आ चुकी है। वह औरत बड़ी हैरानी से मेरे देवर की तरफ देख रही थी और बार बार मुझे भी देख रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि अतुल यह क्या तमाशा बना रहा है और बोलते ही चला जा रहा है, जबकि इस बात का कोई भी सच्चाई नहीं थी। वह भी जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। ना जाने क्यों वह लड़के वालों से झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी ने कभी भी किसी भी टीचर का सर नहीं फोड़ा था। यहाँ तक कि उसने तो कभी स्कूल में किसी से लड़ाई तक नहीं की। उसने तो कभी स्कूल में किसी से बदतमीजी तक नहीं की थी। मुझे अतुल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया था। मैं यह देखकर खुद हैरान हो गई थी कि यह नशा करके तो नहीं आया। तभी लड़के की माँ कहने लगी, ऐसी बदतमीज लड़की से हमें रिश्ता नहीं करना है। और वह बहुत कुछ सारी बातें, बुरी भली बातें सुनाकर हमारे घर से चली गई थी। जैसे ही वह लोग चले गए, उनके जाने के बाद मैं अतुल से सवाल किया कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया। तो अतुल कहने लगा, भाभी आपने लोगों की शक्ल देखी थी, यह लोग कहीं से भी ढंग के नहीं लग रहे थे। मैं अपनी इकलौती भतीजी की शादी ऐसे लोगों के साथ नहीं कराऊंगा। मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने देखा हमारी नेहा कितनी खूबसूरत और कितनी कम उम्र की है, जबकि इसका लड़का तो कितना उम्रदर लग रहा था। मुझे यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने अतुल से कहा, पागल लड़के, तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। तुम्हें इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। तुमने उन लोगों को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन लोगों के सामने अपनी ही भतीजी की इंसल्ट कर दी। अब देखो, यह लोग कहीं और जाकर हमारी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे घर पर रिश्ते ही नहीं आएंगे। अतुल कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, जैसे आप सोच रही हो। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ऐसे घटिया लोग हमारे घर पर दोबारा रिश्ता लेकर ना आ सके। और आप तो उन लोगों पर इतना फिदा हो रही थी सिर्फ उनके घर और जायदाद देखकर। यह तो देखो कि हमारी नेहा कितनी खूबसूरत और प्यारी है। और उस लड़के की शक्ल नहीं लग रही थी कि वह ठरकी है। और उसकी माँ को देखा आपने, कितनी चालाक औरत लग रही थी। मैं अपनी नेहा को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे अतुल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था वो हो चुका था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा देवर मजाक कर रहा था, तभी वह लोग मेरी बात को नहीं मानते। शाम के टाइम पर अतुल और नेहा आंगन में बैठे हुए समोसे खा रहे थे और खूब खुलकर हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत ख़राब था। ना जाने उनको किस बात की खुशी थी। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी और वह कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी, तो उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। मैं उसके कमरे में ही मौजूद सफाई कर रही थी, तभी अचानक नेहा के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। जब मैं कॉल रिसीव की तो नेहा की कॉलेज की एक फ्रेंड बोल रही थी। वह कहने लगी, आंटी कितने दिनों से नेहा कॉलेज नहीं आ रही है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने मेरी बेटी क्या कर रही है, फिर वह कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी। मैंने उसकी सहेली से बोल दिया था कि तुम उसको मत बताना कि तुम्हारी मेरी बात हो गई है, और कट कर करके नेहा का मोबाइल वहीं उसके कमरे में ही रख दिया था। शाम को मैं अतुल और नेहा को बुलाया। कमरे का माहौल बिल्कुल अदालत जैसा बना हुआ था। नेहा को उसकी दोस्त की कॉल के बारे में खुद ही बता दिया और सब पूछा कि यह सब क्या है और तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो। तुम्हारी सहेली बता रही थी कि तुम लगभग 5 दिन से कॉलेज नहीं जा रही हो और तुमने एप्लीकेशन भी दी हुई है जिस पर तुमने मेरी फर्जी साइन कर दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की और मेरे नाम से सिग्नेचर करने की। तुम यह सब क्या कर रही हो। अतुल और नेहा दोनों ही सर झुकाकर खड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो भी
तुमने किया है, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे देवर अतुल ने नेहा का साथ जरूर दिया होगा। अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी, फिर देखूंगी कि तुम अपना खर्चा कैसे करोगी। तभी अचानक नेहा कहने लगी, माँ मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाया करती थी, चाचा की परमिशन लेने के बाद। और हम सब लड़कियां आपस में मिलकर पार्टी करते और घूमने जाते थे। मैंने कहा कि तुम्हें संडे का दिन घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए नहीं मिलता क्या? अतुल ने कहा, भाभी मेरा दिल कर रहा था मूवी देखने जाने का, इसलिए मैंने कहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और नेहा को भी माफ़ कर दो। इसलिए मैं नेहा के कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए कहा था और हम लोग एक दिन मूवी देखने गए तो एक दिन पार्क चले गए थे। इन दोनों का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। घर में मेरा देवर और मेरी बेटी अजीब अजीब तरह की हरकतें घर में किया करते थे। मैं अब इन दोनों पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। यह दोनों घर में खूब हंसी मजाक करने लगे थे, तो कभी आपस में 2-2 घंटे बैठकर बातें करते थे। चाचा भतीजी में कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने नेहा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था और अपने देवर को भी कहा था, अगर लड़के में कोई कमी दिखे तो मुझे बताना। लोगों के सामने तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते कि ऐसा करने से तुम्हारी अपनी भतीजी की बदनामी होगी और इस तरह से तुम्हारी भतीजी के रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। अतुल ने कहा, नेहा के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है। और मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? देवर कहने लगा, भाभी बस मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने देवर की अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं यह क्या करते रहते हैं और अपने दिमाग में क्या सोचते रहते हैं। मैं अपने देवर और अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही छूट दी थी। इस बार मैं अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का बहुत कम उम्र का था और देखने में भी हैंडसम था। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी और अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उसके माता पिता बैंक में नौकरी करते थे। लड़का खूबसूरत और गोरा चिट्ठा था। मेरी बेटी से उम्र में ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बल्कि उसकी उम्र के बराबर का ही होगा। और लड़के वालों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी नेहा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैं अपने देवर की तरफ देखी तो वह कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। अतुल चेहरे से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। लड़के वालों ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द मंगनी की रस्म करना चाहते हैं और जल्द से जल्द शादी करके आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी और मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा, अब हम आपके घर आ गए हैं, एक बार आप हमारे घर आकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद सारी बात बैठकर कर ली जाएगी और शादी की डेट भी फिक्स कर ली जाएगी। उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए फ़ौरन ही इनवाइट कर दिया था कि हम 2 दिन बाद आप लोगों के घर आ जाएंगे। जब वह लोग हमारे घर से चले गए तो मेरा देवर कहने लगा, हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। मैं अतुल की तरफ हैरान होकर देखा, जैसे कि वह मेरी बेटी की शादी होने ही नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है इस रिश्ते में? मैंने कहा, ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। इतना पढ़ा लिखा रिश्ता है कि मैं तो यहाँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और मेरा शुक्र करो जो तुम्हारी भतीजी के भाग्य जाग चुके हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी परिवार में करूँगी और वह भी जल्द से जल्द करके रहूँगी। ऐसा ना हो कि यह रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। वह लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, साथ ही अपने घर की बहू बेटियों पर कोई फाउंडेशन भी नहीं लगने देते। मुझे उन लोगों का यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि उनका कहना था कि 2 दिन बाद ही आप अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर हमारे घर पर आ जाओ। दोनों बच्चे आपस में बैठकर बातें कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों को साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है।
इसलिए उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उनका यह बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लड़का लड़की को शादी से पहले बात करने की परमिशन देते हैं। मैं तो अपने देवर से और अपनी बेटी से दोनों से ही कह दिया था कि शादी तो वहीं पर होगी। दोनों मेरी इस बात पर खामोश हो गए थे। मैंने उनकी इस खामोशी को हाँ समझ लिया था, क्योंकि खामोशी का मतलब यही होता है। मैं लड़के वालों के घर जाने के लिए तैयार करने लगी। मैं नेहा के लिए एक अच्छा सा सूट निकाल दिया था और अपनी भी अच्छी तरह से तैयारी कर ली थी। लेकिन जब 2 दिन बाद हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो घर में ना तो अतुल मौजूद था और ना ही नेहा। दोनों ही घर से यह कहकर निकले थे कि दोनों लड़के वालों की फैमिली के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन दोनों को मार्केट गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वह घर पर वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें दोपहर के खाने पर बुलाया था और दोपहर के 3 बज चुके थे और खाने का टाइम निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह लोग क्या समझते हैं? यह हमारी इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैं अतुल को फ़ोन मिलाया तो वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, और जब कहीं जाकर थोड़ी देर के बाद फ़ोन रिसीव किया तो कह देता कि हम लोग आ रहे हैं, बस रास्ते में ही हैं, इस वजह से देर हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे देवर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और मेरी बेटी का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बार बार दोनों को नंबर ट्राई कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दोनों का ही नंबर स्विच ऑफ जा रहा था और अभी तक मेरे देवर और बेटी का पता नहीं था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। मैं उनको कोई न कोई बहाना बनाकर कह देती कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा था। मैंने सोच भी लिया था कि मैं खुद चली जाऊं, लेकिन अगर वह मुझसे पूछते कि आपकी बेटी और देवर कहाँ हैं, वह साथ नहीं आए, तो मैं क्या जवाब देती। अब शाम के 6 बज चुके थे और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे उन लोगों के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। जब रात के 8 बज गए तो दोनों चाचा भतीजी हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए 8 घंटे हो गए हैं, आखिर तुम लोग अब तक गिफ्ट ला रहे हो? मेरा देवर कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि यह क्या बदतमीजी लगाई हुई है। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? पहली बार मैंने अपने देवर पर हाथ उठाया था, क्योंकि वही मेरी बेटी को मार्केट लेकर गया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। मेरी बेटी तो खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन अतुल कहने लगा, भाभी आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे उस घर में अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं करना है। मैंने कहा, क्या मुसीबत है? सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार, लड़का, उसके माता पिता, उसकी नौकरी, तो अब तुम्हें क्या परेशानी है? अतुल ने कहा, यह लड़का कितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन मुझे अपनी भतीजी की शादी इस लड़के के साथ नहीं करनी, और नेहा की तो मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। और यह कहकर वह दोनों घर के अंदर चले गए और अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। मेरे देवर ने कभी भी मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और कभी वह मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी। मैंने यह भी देखा था कि अतुल मेरी बेटी के कमरे में सारी रात बैठा था। मैंने नेहा से कहा, आज मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। नेहा मेरी कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने नेहा जैसा सूट पहन लिया और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई थी। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो गई हूँ। मेरे जाने के लगभग 1 घंटे के बाद अतुल ने नेहा के कमरे में आ गया था और उसने अंधेरे में ही मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत सारा काम करना है। लेकिन मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा देवर मुझे पहचान नहीं सका था।
मेरा देवर कहने लगा, अभी सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं, फिर हमें किसी से भी डर नहीं और छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और भाभी भी हमें नहीं रोक पाएंगी। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुदकिस्मत हो सकते हैं और मैं अपने फ्यूचर के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं। और तुम देखना, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। आखिर मेरा देवर यह किस तरह की बातें कर रहा था। तुमने अपनी शादी के कपड़ों का इंतज़ाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि शादी के आखिरी टाइम पर तुम शॉपिंग करने की जिद करने लगो। मैं तो अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही मेरे देवर ने यह बात कही तो मैं झटके से उठ गई और मैं लाइट ऑन करती और अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसे कहने लगी कि तुम यह किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। तुम किसी से शादी करना चाहते हो और तुम किसकी शादी पर कपड़े पहनने की बात कर रहे हो। यह सब तुम क्या कर रहे हो? अतुल, बताओ मुझे आज। मैं तो सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। मेरे शोर से नेहा कमरे में आ गई और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, माँ, चाचा को मत मारो। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं अपनी बेटी से चिल्लाते हुए कहा कि बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो और क्या समझाना चाहती हो। मैं तुम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है, इसी बात का तो तुम फ़ायदा उठाते हो। यह रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था। तुम्हारा चाचा कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता है। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर यह तुम्हारा चाचा किस तरह की बातें कर रहा था। मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी और जो मेरे मुंह से आ रहा था कही जा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे अतुल और नेहा ने बात बताने शुरू किए, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। पहले तो अतुल ने बताया कि मुझे हमारी ही गांव में रहने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिस गांव ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा हमारे गांव के महेश भैया उससे मोहब्बत कर बैठी है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। भाभी को इत्तेफाक था या कुछ और, जो हम दोनों आपके ही नफ़रत करने वाले लोगों से मोहब्बत कर बैठे हैं। मुझे तो हमारे गांव के मुखिया की बड़ी बेटी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं एक आदमी के घर पेंट करने के लिए गया था। वहाँ पर वह आई हुई थी और मैं देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था और इसी तरह से हम दोनों का प्यार बहुत गहरी मोहब्बत में बदल गया था। रमा भाभी के बेटे महेश की मुलाकात नेहा से उसके कॉलेज में हुई थी। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई थी। हम दोनों अपने ही गांव के रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत कर बैठे थे, जिसने आप नफ़रत करती हो। अगर हम आपको यह बात पहले बता देते तो आप हमारी बात को नहीं मानती। इसीलिए हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और यही बातें हमें एक दूसरे से काफ़ी घंटों तक बैठकर बातें करते रहते थे, क्या करना है, कैसे करना है। और मैं अपनी और नेहा की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रखा है था और वह दोनों भी जानते हैं कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। इसीलिए हम चारों घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला कर लिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप सबको यह बात पता चल जाएगी तो फिर आप लोग हमें माफ़ कर दोगे। भाभी, हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम क्या करते, क्योंकि हम मोहब्बत कर बैठे थे। रमा भाभी का बेटा और गांव के मुखिया की बेटी, वह दोनों भी हमसे सच्चा प्यार करते हैं और आपकी मर्ज़ी से शादी कैसे कर सकते थे। इसीलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और नेहा का रिश्ता कैंसिल करवा दिया करता था। नेहा कहने लगी, मम्मी, चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं,
चाचा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। क्या आप नहीं चाहती कि चाचा की शादी उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए? और क्या आप नहीं चाहती कि हम अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकें अपने मनपसंद साथी के साथ? अतुल कहने लगा, भाभी हम नहीं चाहते थे कि आपको हमारी शादी की खबर हो जाए। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम आपसे यह बात छुपा कर रखना चाहते थे। इसीलिए हम बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से अभी और बातें करनी थी और कल के बारे में प्लानिंग भी करनी थी। मेरी बेटी और देवर ने हाथ जोड़ लिए थे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको यह सब सुनकर बहुत दुख होगा कि कल हमारी शादी है। नेहा कहने लगी, माँ आपने ही तो मुझे सिखाया था कि मेरा इस दुनिया में पिता नहीं है, लेकिन पिता, दोस्त और भाई जैसा चाचा मुझे भगवान ने दिए हैं। हमने अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर पसंद किया है और गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि रमा आंटी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। महेश के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी नेहा को वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसका घर भी अब पहले जितना छोटा नहीं रहा। उसने अपनी कमाई से घर भी बड़ा कर लिया है और मुखिया की बेटी की उम्र मेरी जितनी ही होगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे अपनी घर की इज्जत बना लूँगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखेंगे। वह दोनों बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। अगर रमा जिंदा होती तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और उनसे कभी उनका नाता जोड़ने नहीं देती, लेकिन इस गांव से दोबारा नाता जुड़ गया था। इनका प्यार हुआ तो उसी गांव के रहने वाले लोगों से। मैं एक तरफ को अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वह दोनों मेरे कदमों में बैठ गए थे और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहने लगे, प्लीज़ मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। उन दोनों के बिना हम खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहती हो कि हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर ले तो हम जहाँ आप कहोगे वहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रह पाएंगे। मैं उन दोनों के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं है? हम तुम लोगों की खातिर ही तो उस गांव से निकलकर यहाँ आ गई थी और तुम दोनों की वजह से ही मैंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम लोगों के हवाले कर दी। क्या अब मैं तुम दोनों के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? मैं गांव जाकर महेश से बात करना चाहती हूँ और उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ जिससे अतुल शादी करना चाहता है। शादी अब कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं बल्कि इज्जत के साथ होगी। तुम दोनों की शादी में मैं ही कराऊंगी और तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए थे। मैंने उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा देवर और मेरी बेटी ही सब कुछ हैं। इसीलिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर दी थी। तो क्या मैं उनकी खुशी के लिए इतनी बात नहीं मान सकती थी? मैं जिस गांव में बात हो रही थी उस गांव में मुझे बड़ी बेइज्जती मिली थी, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, यह बात काफ़ी सालों पुरानी तो भी है, इस बात को भूलना चाहती हूँ। मैं गांव गई मुखिया की बेटी से अपने देवर का रिश्ता मांगने चली गई थी और दूसरी तरफ महेश के माता पिता तो मर चुके थे, लेकिन उसकी एक बहन थी। वह अपनी बहन को लेकर हमारे घर आ गया था। उसने नेहा का रिश्ता मांग लिया था और फिर एक ही दिन अपनी बेटी को विदा किया और दूसरी तरफ अपनी देवरानी को घर ले आ गई थी। अब वह दोनों बहुत खुश और अपनी ज़िंदगी में आराम से जी रहे हैं। मेरी खुशी तो मेरा देवर और मेरी बेटी ही थी, इसीलिए मैं पुरानी सारी बातों को ख़त्म कर दिया था और मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है और रमा का बेटा बिल्कुल भी रमा पर नहीं गया है। अब वह बहुत अच्छा, वह समझदार है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से मेरी बेटी या फिर मेरे देवर या फिर मेरा
कोई भी ताल्लुकात नहीं है। यह समाज पर आधारित एक कहानी है जो आज के समय में अक्सर देखने सुनने को मिला जाता है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, आपके दिल तक यह कहानी थोड़ी भी पहुंची हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में इस कहानी को फैलाया जा सके और लोगों का नज़रिया बदल सके। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको नई नई कहानियाँ नई तरीके से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।